प्रकरण चौथा। पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता। फ्रांसिस विद्वान गिजो ने यूरोपीय सभ्यता की प्रकृति के संबंध में जो कुछ कहा है वह हम लोगों के विचार और आलोचना करने की चीज़ है। पहले उन्हीं का मत नीचे लिखा जाता है। वह कहते हैं कि इस नई यूरोपियन सभ्यता के पहले क्या एशिया में और क्या अन्यत्र, यहाँ तक कि ग्रीस रोम में भी तत्कालीन सभ्यता में एक प्रकार का एक मुखी भाव दिखाई देता है। जान पड़ता है जैसे हर एक सभ्यता एक ही मूल से निकली है और हर एक सभ्यता एक ही भाव के आधार पर टिकी हुई है। समाज के भीतर उसके हर एक काम में, आचार विचार में और उसके अंगों के विकास में उसे एक स्थायी भाव का प्रभाव देख पड़ता है। जैसे इजिप्त देश में एक पुरोहितों का शासन सारे समाज पर अधिकार जमाए बैठा था, उसके आचार व्यवहार में, उसके कीर्ति स्तंभों में केवल पुरोहितों के शासन का ही प्रभाव देख पड़ता है। वैसे ही भारतवर्ष में ब्राह्मणों के शासन ने सारे समाज को एक ही भाव से संगठित कर दिया था। यह नहीं कहा जा सकता कि समय समय पर इन दोनों देशों के समाज में भिन्न भिन्न शक्तियों में परस्पर विरोध नहीं उपस्थित हुआ, किंतु उन शक्तियों को उक्त शासनकर्ताओं के आगे हार ही माननी पड़ी। इस प्रकार एक भाव की हुकूमत से एक देश को एक तरह का तो दूसरे देश को दूसरी तरह का फल मिला है। सारे समाज में इसी भाव की एकता होने के कारण ग्रीस ने ऐसी तेजी से ऐसी अपूर्व उन्नति कर ली कि देखने वाले दंग रह गए। पृथ्वी की ओर कोई जाति इतने थोड़े समय में इतना नहीं चमक सकी, किंतु ग्रीस देश अपनी उन्नति की अंतिम सीमा तक पहुंचते ही पहुंचते मानो बूढ़ा हो गया। उन्नति के समान उसकी अवनति भी बहुत ही जल्दी हो गई। जिस मूल स्वरूप एक भाव ने ग्रीक सभ्यता में जान डाली थी वह मानो जाता रहा, समाप्त हो गया और किसी नवीन शक्ति ने आकर उसे बल नहीं दिया, न उसका स्थान ही ग्रहण किया। दूसरी ओर भारतवर्ष में क्या हुआ? इजिप्त और भारतवर्ष की सभ्यता का मूल भाव एक होने पर भी भारत में उसका और ही फल हुआ। भारतवर्ष के उस एक मूल भाव ने समाज को अचल अटल बना रखा। उस मूल भाव की सरलता से सब कुछ जैसे एक ही ढंग का, सबसे निराला हो गया। देश का ध्वंस नहीं हुआ, समाज कायम रहा, किंतु कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। सारा का सारा समाज एक जगह पर मानो जकड़ गया। जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें किसी एक का एक छत्र राज्य था। वह और किसी को अपने पास आने नहीं देता था। वह अपने चारों ओर मानो एक तरह का बेड़ा बांध रखता था। यह एकता, यह सरलता का भाव साहित्य में तथा सब लोगों की बुद्धि और चेष्टा में भी अपना शासन जमाए रखता था। इसी कारण प्राचीन आर्यों के धर्म और चरित्र संबंधी ग्रंथों में, इतिहास में और काव्यों में सब जगह एक ही चेहरा, एक ही ढंग दिखाई पड़ता है। उनका ज्ञान, उनकी कल्पना, उनका जिंदगी बिताने का ढंग और उनके कामकाज मानो एक ही सांचे में ढले हुए हैं। यहाँ तक कि ग्रीस में भी वहाँ ज्ञान और बुद्धि का बहुत विस्तार हो जाने पर भी उसके साहित्य और शिल्प में एक प्रकार का अद्भुत एकमुखी भाव देखा जाता है। किंतु यूरोप की आधुनिक नई सभ्यता ठीक उससे उल्टी है। इस यूरोप की सभ्यता पर एक बार नजर डालो, देखोगे वह बहुत ही विचित्र, पेचीली और क्षोभ को प्राप्त अर्थात चंचल है। उसके भीतर समाज तंत्र के सभी प्रकार के मूल तत्व मौजूद है। लौकिक शक्ति भी है और आध्यात्मिक शक्ति भी है। उसमें पुरोहित शासन, राज शासन, प्रधान शासन, प्रजा शासन, समाज पद्धति के सभी सिलसिले, सभी अवस्थाएं एक में जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। उसमें स्वाधीनता, ऐश्वर्य और क्षमता, सामर्थ्य के सब दोनों क्रम से अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। किंतु ये सब विचित्र शक्तियाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर नहीं है। ये आपस में बराबर लड़ भिड़ रही है। तथापि इनमें से कोई भी शक्ति ऐसी प्रबल नहीं है जो और सब शक्तियों को दबाकर आप अकेले सारे समाज पर अपना अधिकार जमा सके। एक ही समय में एक ही जगह पास ही पास ये सब विरोधी शक्तियाँ अपना अपना काम कर रही है, किंतु इन सब शक्तियों में परस्पर इतनी विभिन्नता रहने पर भी इनके भीतर एक पारिवारिक सदृशता देख पड़ती है। ये सब यूरोपियन कहकर अपना परिचय देती है। यूरोप के चरित्र में, मत में और भाव में भी इसी प्रकार की विचित्रता और विरोध है। यूरोप की ये शक्तियाँ नित्य प्रति परस्पर लांघने की चेष्टा करती है, धक्का देती है और सीमाबद्ध करती है, एक दूसरे का रूप बदल देती है और एक दूसरे में घुसती है। एक और स्वतंत्रता की अनंत तृष्णा है
और दूसरी ओर एकांत अनुगामिता की शक्ति है। एक और मनुष्य मनुष्य में परस्पर अद्भुत विश्वास बंधन है और दूसरी ओर सब बंधनों से छूटकर संसार के और किसी की ओर न देखकर अकेले अपनी इच्छा के अनुसार चलने की उत्कट लालसा है। यूरोप का समाज जैसा विचित्र है वैसा ही उसका मन भी विचित्र है। उसके साहित्य में भी वैसी ही विचित्रता है। यूरोप के साहित्य में मनुष्य के मन की चेष्टा बहुत तरह से बटी हुई है। उसके विषय विविध प्रकार के हैं। उसकी गंभीरता दूर तक जाने वाली है। यही कारण है कि यूरोप के साहित्य का बाहरी आकार और आदर्श प्राचीन साहित्य की तरह विशुद्ध, सरल और संपूर्ण नहीं है। साहित्य और शिल्प में भाव की अभिव्यक्ति, सरलता और एकता से ही रचना का सौंदर्य पैदा होता है, किंतु वर्तमान यूरोप में भाव और भावना की बेहद बहुतायत से रचना की इस बड़ी विशुद्ध सरलता की रक्षा करना दिनों दिन कठिन होता जाता है। आजकल की इस नई यूरोपियन सभ्यता के हर एक अंग प्रत्यंग में हम इस विचित्र प्रकृति को देख पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विचित्रता में असुविधा भी है। इसके किसी एक अंश या अंग को अलग करके देखने से संभव है कि हम प्राचीन समय के मुकाबले में छोटा देख पावे, किंतु सम प्रभाव से देखने पर अवश्य ही हमको इसका ऐश्वर्य जान पड़ेगा। यूरोप की सभ्यता 1500 वर्ष से टिकी हुई है और बराबर आगे बढ़ रही है। यह सच है कि ग्रीक सभ्यता की तरह वैसी तेजी से यह नहीं चल सकती, किंतु इनमें कोई संदेह नहीं कि पग पग पर नई नई ठोकरें खाकर भी यह अलबत्त आगे ही को दौड़ रही है। दूसरी सभ्यताओं में एक ही भाव, एक ही आदर्श के एकाधिपत्य ने अधीनता का बंधन खड़ा कर दिया, परंतु यूरोप में कोई भी एक सामाजिक शक्ति दूसरी शक्तियों को पूर्ण रूप से दबा नहीं सकती। सब शक्तियाँ परस्पर घात प्रतिघात से सचेत और संयत बनी रहती है। इस कारण यूरोप की सभ्यता से स्वाधीनता की सृष्टि हुई है। सदा का झगड़ा देखकर उन सब परस्पर विरोधी शक्तियों ने आपस में कुछ समझौता करके समाज के भीतर अपना अपना स्थान नियत कर लिया है। यही कारण है कि वे शक्तियों एक दूसरे की जड़ उखाड़ने की चेष्टा में नहीं लगी रहती। वहाँ अनेक तरह के परस्पर विरुद्ध दल अपनी स्वतंत्रता बनाए रखकर काम कर सकते हैं। यही इस नई यूरोपियन सभ्यता की मूल प्रकृति है और यही इसकी श्रेष्ठता है। गीजो महाशय यह भी कहते हैं कि इस विचित्रता या विभिन्नता का संग्राम सारे विश्व ही में चल रहा है। यह तो स्पष्ट रूप से प्रकट है कि किसी भी एक ही नियम ने, एक ही प्रकार से संगठन करने की शक्ति ने, एक ही सरल भाव ने या एक ही विशेष शक्ति ने ऐसी क्षमता नहीं पाई कि यह सारे विश्व पर अकेले अपना अधिकार जमा कर उसे एक ही कठिन सांचे में ढालकर सारे विरोधी प्रभावों को हटाकर शासन कर सके। विश्व में देखिए, अनेक शक्तियाँ, अनेक तत्व, अनेक शासन तंत्र जुटकर युद्ध करते हैं, परस्पर एक दूसरे को संगठित करते हैं। कोई किसी को पूर्ण रूप से नहीं दबाता और न आप ही दबता है। तथापि उन सब संगठन शक्तियों, तत्वों और भावों की विचित्रता, उनका संग्राम और गति एक ही लक्ष्य, एक ही आदर्श की ओर है। आधुनिक यूरोपियन सभ्यता इसी विश्व शासन का प्रतिबिंब कही जा सकती है। यह संकुचित रूप से सीमाबद्ध नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है और स्थिर भी नहीं है। जगत में यह पहला ही अवसर है कि सभ्यता अपने विशेष रूप को छोड़कर इस तरह दिखाई पड़ी है। जगत में यह पहली ही बार विश्व लीला के विकास की तरह बहुविभक्त, विपुल और बहुचेष्टा संपादित सभ्यता का सुंदर विकास हुआ है। यूरोपियन सभ्यता ने इस प्रकार सनातन सत्य की राह पाई है। उसने जगदीश्वर की कार्य प्रणाली का ढंग पकड़ा है। ईश्वर ने जो मार्ग बनाया है उसी पर यह सभ्यता आगे बढ़ रही है। इस सभ्यता की श्रेष्ठता इस सत्य के ऊपर निर्भर है। हमने यह गीजो का मत आपको सुना दिया। इसमें संदेह नहीं कि यूरोपियन सभ्यता ने इस समय बहुत बड़ा आकार धारण कर लिया है, अर्थात दूर तक फैली हुई है। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 महादेश इस सभ्यता का पालन पोषण करने वाले हैं। इतने भिन्न भिन्न अनेक देशों में एक महासभ्यता की स्थापना, ऐसी अद्भुत विराट घटना अब से पहले कभी नहीं हुई। तब फिर किसके साथ तुलना करके इसका विचार करें? किस इतिहास की साक्षी लेकर इसके परिणाम का निर्णय करें? और सब सभ्यताएं तो एक ही देश की, एक ही जाति की है। जो जाति जब तक ईंधन जुटाती रही तब तक उसकी सभ्यता धधकती, अपना प्रकाश फैलाती रही। उसके बाद या तो वह बुझ गई और या राख के नीचे दब गई है।
यूरोपियन सभ्यता यज्ञ के लिए लकड़ी जुटाने का भार अनेक देशों और अनेक जातियों ने अपने ऊपर लिया है। इससे नहीं कहा जा सकता कि यह यज्ञ की आग बुझ जाएगी, अर्थात फैलकर सारी पृथ्वी को ग्रस लेगी, किंतु इस सभ्यता के भीतर भी एक ऐसी शक्ति या एक ऐसा भाव है जो सब पर कर्तृत्व कर रहा है, हुकूमत चला रहा है। कोई भी सभ्यता बिना आकार प्रकार की नहीं हो सकती। इसी से कहते हैं कि इसके मूल में भी अवश्य ऐसी एक शक्ति है जो इसके सब अंग प्रत्यंगों को चला रही है। उस शक्ति के बढ़ने घटने पर ही इस सभ्यता की उन्नति या विनाश निर्भर है। वह शक्ति क्या है? इस सभ्यता की अनेक विचित्र चेष्टा और स्वतंत्रता के भीतर वह एक शासन कहाँ पर है? यूरोपियन सभ्यता को हर एक देश में अलग अलग खंड खंड करके देखने से और सभी बातों में उसकी स्वतंत्रता या विभिन्नता देख पड़ती है। केवल एक ही मामले में उसका एकमुखी भाव या एकता पाई जाती है। वह मामला है राष्ट्र के स्वार्थ का, राष्ट्र के हानि लाभ का। चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे फ्रांस में हो, और सभी मामलों में सर्वसाधारण एक मत शायद नहीं हो सकते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते, मगर इसमें कहीं भी कुछ भी मतभेद न होगा कि अपने राष्ट्र के स्वार्थ की रक्षा जी जान से करनी चाहिए। यूरोपियन लोग इसी जगह पर एकाग्र है, यही पर वे प्रबल है, निष्ठुर है। राष्ट्रीय स्वार्थ को धक्का पहुंचते ही सारा देश एक हो जाता है, भिड़ने के लिए, प्रतिकार करने के लिए कमर कसकर खड़ा हो जाता है। जाति की रक्षा करने का संस्कार जैसे हमारी अस्थि मज्जा में बस गया है, वैसे ही राष्ट्र के स्वार्थ की रक्षा करना यूरोपीय निवासी सर्वसाधारण का जातीय भाव हो गया है। यह निर्णय करना कठिन है कि इतिहास के किस निगूढ़ नियम से किस देश की सभ्यता ने किस भाव को ग्रहण किया, किंतु यह अच्छी तरह से निश्चित है कि जब वह सभ्यता का भाव अपने से ऊंचे भाव का गला घुटने लगता है, तब उस पर टिकी हुई सभ्यता का नाश निकट आने लगता है। हर एक जाति का जैसे एक जाति धर्म होता है, वैसे ही जाति धर्म से भी बड़ा एक श्रेष्ठ धर्म भी होता है। वह श्रेष्ठ धर्म एक ही जाति का नहीं, संपूर्ण मनुष्य मात्रा का धर्म है। हमारे देश के वर्णाश्रम धर्म ने जब उस श्रेष्ठ धर्म को, सर्वसाधारण के धर्म को हानि पहुंचाई, तब उसने भी इस पर चोट चलाई। कहाँ ही है धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। एक समय आर्य सभ्यता ने ब्राह्मण आदि द्विजों और शूद्रों के बीच एक दुर्लभ दीवार खड़ी कर दी थी, किंतु धीरे धीरे उस दीवार ने वर्णाश्रम धर्म से भी ऊंचे धर्म को सताना या हानि पहुंचाना शुरू किया। वर्णाश्रम धर्म ने अपनी रक्षा करने की चेष्टा की, किंतु उस श्रेष्ठ धर्म की रक्षा पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने जब शूद्र को ऊंचे दर्जे के मनुष्यत्व की चर्चा से एकदम वंचित करना चाहा, तब धर्म ने उसका बदला लिया। उस समय ब्राह्मण अपने ज्ञान धर्म को लेकर पहले की तरह आगे नहीं बढ़ सके। अज्ञान से जड़ बने हुए शूद्र संप्रदाय ने समाज को खूब जोर से पकड़कर नीचे की ओर खींच लिया। ब्राह्मण ने शूद्र को ऊपर चढ़ने नहीं दिया। फल यह हुआ कि शूद्र ने ब्राह्मण को नीचे घसीट लिया। भारतवर्ष में आज भी वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मणों की प्रधानता रहने पर भी निकृष्ट अधिकारियों की अज्ञता में शूद्र संस्कारों से ब्राह्मण समाज तक घिरा हुआ और फंसा हुआ है। अंग्रेजों के यहाँ आने पर जब हर एक के लिए ज्ञान प्राप्त करने का द्वार खुल गया, जब सभी मनुष्य मनुष्यत्व प्राप्त करने के अधिकारी समझे जाने लगे, तब ब्राह्मणों के भी सचेत होने के लक्षण दिखाई पड़े। आज ब्राह्मण से शूद्र तक सब मिलकर हिंदू जाति के अंतर्निहित आदर्श की विशुद्ध मूर्ति को देखने के लिए चेष्टा करने लगे हैं। सब जाग उठे हैं। शूद्र लोग आज जाग रहे हैं। इसी से ब्राह्मण लोग भी जागने की चेष्टा में आंखें खोल रहे हैं। जो कुछ हो, हमारे वर्णाश्रम धर्म के संकुचित भाव ने नित्य धर्म को बहुत जगह पर दबा लिया था। इसी कारण वह वर्णाश्रम धर्म उन्नति की ओर न जाकर बिगड़ने ही की ओर लुढ़क पड़ा। हमको यह याद रखना चाहिए कि यूरोपियन सभ्यता का मूल आधार राष्ट्रीय स्वार्थ है। वह राष्ट्रीय स्वार्थ यदि इतना अधिक फैला कि वह नित्य धर्म की सीमा को लांघने लगे, तो उसमें अवश्य विनाश का छिद्र दिखाई देगा और उसी छिद्र से उस पर साढ़ासाती शनिचर की दृष्टि पड़ेगी। स्वार्थ का स्वभाव ही विरोध है। यूरोपियन सभ्यता की हर एक सीमा में वह विरोध दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। पृथ्वी के लिए एक समय इन यूरोपियन जातियों में परस्पर धक्कम धक्का और छीना झपटी होने की सूचना अभी से मिल रही है। यह भी देख पड़ता है
कि इस राष्ट्रीय स्वार्थपरता अर्थात खुदगर्जी ने नित्य धर्म को खुलासा तौर पर नीचा दिखाना न मानना शुरू कर दिया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नीति का अनुमोदन करने में अब वह नहीं शर्माती या संकोच करती। यह भी स्पष्ट ही देखा जाता है कि यह बात एक प्रकार से सर्वसम्मत होती जाती है कि जो उदार धर्म नीति व्यक्ति विशेष के लिए ग्राह्य है, वही नीति राष्ट्रीय मामलों में आवश्यकता के अनुरोध से अग्राह्य है। राष्ट्रतंत्र में मिथ्या आचरण, प्रतिज्ञा भंग और दगाबाजी भी एक प्रकार की पॉलिसी समझी जाती है। जो जातियां मनुष्य को मनुष्य के साथ सत्य व्यवहार करना चाहिए, इस पक्ष का समर्थन करती है, न्याय पर चलना ही श्रेय समझती है, वे भी राष्ट्रतंत्र में धर्म ज्ञान को उठाकर अलग आले में रख देती है। यही कारण है कि फ्रांसीस, अंग्रेज, जर्मन और रूसी सब एक दूसरे को कपटी, धूर्त और दगाबाज आदि कहकर जोर जोर से गालियां देते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि यूरोप की सभ्यता ने राष्ट्रीय स्वार्थ को इतनी अधिक प्रधानता दे डाली है कि अब उसने धीरे धीरे बढ़कर ध्रुव धर्म के ऊपर हाथ साफ करना शुरू किया है। अब पिछली सदी का साम्य और भातृभाव का मंत्र यूरोप की दृष्टि में दिल्लगी की बात हो गया है। अब ईसाई पादरियों के मुंह से भी भाई शब्द बेसुरा निकलता है। प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता भी इसी राष्ट्रीय स्वार्थ से संगठित हुई थी। इसी कारण राष्ट्रीय महत्व मिटने के साथ ही ग्रीक और रोमन सभ्यता का भी अंत हो गया। किंतु हमारी हिंदू सभ्यता राष्ट्र संबंधी अके पर नहीं प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि हम चाहे स्वाधीन रहे चाहे पराधीन, हिंदू सभ्यता को अपने समाज के भीतर फिर वैसी ही सजीव मूर्ति में दिखा सकते हैं। यह आशा हमारे लिए दुराशा नहीं है, बौने की चांद पकड़ने की अभिलाषा नहीं है। नेशन शब्द हमारी भाषा में नहीं है, वह हमारे देश की चीज़ ही नहीं है। आजकल हम लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा के फसले नेशनल, नेशनलिटी आदि शब्दों को बहुत अधिक आदर करना सीख लिया है, मगर कमी यह ही है कि उनका आदर्श हमारे देश में, हमारे अंतःकरण में नहीं है। हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा घर कोई भी नेशन गढ़ने की प्रधानता को स्वीकार नहीं करता। यूरोप में स्वाधीनता को जो स्थान मिला है, वही स्थान हमारे यहाँ मुक्ति को दिया गया है। हम लोग आत्मा की स्वाधीनता को ही मुख्य मानते हैं, उसके सिवा अन्य किसी स्वाधीनता को हम नहीं मानते। शत्रु वह चाहे भीतरी हो या बाहरी, उसके बंधन में पड़ना ही पराधीनता है। काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का बंधन काट डालने पर हम लोग बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भी श्रेष्ठ पद पा जाते हैं। हमारे यहाँ हर एक गृहस्थ यह सोचता है कि सारे संसार के प्रति कुछ न कुछ मेरा कर्तव्य है। वह अपने नित्य के कार्यों से ही जगत का कार्य करता है। हमने घर के भीतर ही सारे ब्रह्मांड और उसके स्वामी की स्थापना कर ली है। हमारे सबसे प्रधान कर्तव्य का उल्लेख या आदर्श इसी एक मंत्र में कह दिया गया है। ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थः स्यात् तत्वज्ञान परायणः यत् यत् कर्म प्रकुर्वित तत् ब्रह्मणि समर्पयेत्। अर्थ, तत्व अर्थात सत्य के ज्ञान में लगा रहकर गृहस्थ और ब्रह्मनिष्ठ होकर जो कुछ काम करे वह ब्रह्म अर्पण कर दे। इस आदर्श को ठीक ठीक बनाए रखना नेशनल कर्तव्य से कहीं अधिक कठिन और बड़ा है। इस समय यह आदर्श हमारे समाज में सजीव नहीं है। इसी कारण हम यूरोप की सभ्यता को सतृष्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यदि हम अपने इस आदर्श को अपने घरों में सजीव भाव से स्थापित कर सके तो फिर हमको तोप, बंदूक और गोला गोली की सहायता से बड़े होने की जरूरत न पड़ेगी। तब हम वास्तव में स्वाधीन और स्वतंत्र होंगे, अपने विजेताओं से किसी बात में घटकर नहीं रहेंगे। हमको याद रखना चाहिए कि दरखास्त या अर्जी देकर जो कुछ उनसे पावेंगे उससे हमारा कुछ भी बड़प्पन न होगा। 15-16 शताब्दी कुछ बहुत अधिक समय नहीं है। नेशन ही जिसका विकास है, उस पाश्चात्य सभ्यता की पूरी परीक्षा अभी तक नहीं हुई। इसी बीच में देख पड़ता है कि उसके चरित्र या चाल चलन का आदर श्रेष्ठ नहीं है। वह अन्याय, अविचार और मिथ्या में डूबी हुई है और उसकी नस नस में एक प्रकार की भयानक निठुराई लहरा रही है। इस नेशनल आदर्श को ही अपना आदर्श मानने से हम लोगों में भी मिथ्या का प्रभाव बढ़ता जाता है। हमारी राष्ट्रीय सभाओं में अनेक प्रकार के झूठों का प्रादुर्भाव हो रहा है। जालसाजी और अपने को छिपाने की चेष्टा हो रही है।
हम सच बात को साफ साफ कह देना भूलते जाते हैं। हम लोग आपस में कानाफूसी करने लगे हैं कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो दूषण है वही राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए भूषण है। असल बात यह है कि हर एक सभ्यता का एक न एक मूल या आधार अवश्य है। अब विचारना केवल यही है कि वह मूल या आधार धर्म के ऊपर स्थित है या नहीं। यदि वह उदार और व्यापक नहीं है, यदि वह धर्म को हानि पहुंचाता हुआ बढ़ रहा है, तो उसकी वर्तमान उन्नति देखकर हमको उस पर लट्टू न हो जाना चाहिए, उसी को एकमात्र अभिष्ट न समझ लेना चाहिए। हमारी हिंदू सभ्यता की जड़ समाज है और यूरोपियन सभ्यता की जड़ राष्ट्र नीति है। सामाजिक महत्व से भी मनुष्य अपने गौरव को बढ़ा सकता है और राष्ट्रनीतिक महत्व से भी। किंतु यदि हम यह समझे कि यूरोपियन सांचे में नेशन गढ़ लेना ही सभ्यता का स्वभाव और मनुष्यत्व का एकमात्र लक्ष्य है, तो वह हमारा भारी भ्रम है।